नमस्कार। गार्डनिंग की पाठशाला का भाग 11 आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत 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 सारा स्वागत। कुछ दिनों से विराम चल रहा था अपनी पाठशाला में क्योंकि थोड़ा सा अस्वस्थ थी। अब सब कुछ ठीक है तो अब फिर से शुरू करेंगे अपनी पाठशाला का कार्यक्रम। और अभी तक हम लोगों ने एक एक करके जो भी बातें जानी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। कैसे जगह का चुनाव करेंगे, कैसे गमलों का चुनाव करेंगे और कैसे वाइजली और इकोनॉमिकली अपने पौधों का चुनाव करेंगे जिससे कि हमारी जेब भी हल्की ना हो और हमें मिले बदले में ढेर सारी खुशियाँ। और उन पौधों का चुनाव करें जो पौधे हमारी जगह के लिए उपयुक्त हैं। और नर्सरी जाते वक्त कौन कौन सी बातों का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद हम लोगों ने जाना अपनी खाद के बारे में। खाद को मैंने डिवाइड किया था पूरे 4 भागों में। सबसे पहले नंबर पर हम लोगों ने जाना कि अपने इंडोर प्लांट्स में कौन सी खाद देनी है। दूसरे भाग में जाना कि अपने फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि फूलों वाले पौधों में कौन सी खाद देनी है। और उम्मीद करती हूँ कि सारी बातें आप लोगों ने गौर से सुनी होंगी। जिन लोगों ने नहीं देखे वीडियोज या जो कुछ लोग मेरे भाई बहन पहली बार जोड़ रहे हैं तो अभी तक जो भी पाठशाला के 10 भाग आ चुके हैं उनको देखिए। और जहाँ पर कोई समस्या आती वहाँ पर आप लोग निसंकोच अपना सवाल रख सकते हैं। जो भी आता है वो बताने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। और आज के खाद वाली सीरीज में आज तीसरे भाग में हम लोग जानेंगे कि अपनी सब्जियों के पौधों में हम लोग कौन सी खाद देंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर अगर आप लोग पत्तेदार सब्जियां चुन रहे हैं यानी कि धनिया, पालक, मेथी, सरसों जैसी जो पत्तेदार सब्जियां चुन रहे हैं ना, तो पत्तेदार सब्जियों के लिए आपको जो भी खाद आप खिला रहे हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। क्योंकि ये बात तो मैंने पहले भी बताई है ना, जैसे कि आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं आपको हरे भरे रखने हैं तो उन पौधों में हमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा खिलानी थी। ठीक उसी तरह से जो भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हमने बोई हैं ना, उस मिट्टी को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और नाइट्रोजन की मात्रा आपको कैसे देनी है, कौन कौन सी खादों में नाइट्रोजन होता है, वो सब कुछ पहले के वीडियोज़ में डिस्कस हो चुका है, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। और ढेर तरह की अपनी खाद बनाने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में कंपोस्ट पे जाइए। एक अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्लेलिस्ट होगा और एक होगा अपना सॉलिड कंपोस्ट का प्लेलिस्ट। ढेरों आपको उपाय मिलेंगे खाद बनाने के, क्योंकि एक पैसे की मैं जब बाहर से ख़रीदती नहीं हूँ तो तरह तरह की घर में ही बनती है। तो बस आपको जो भी ग्रीन पत्तेदार आपकी सब्जियाँ हैं तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन रिच आपको खाद देनी है इन हरी पत्तेदार सब्जियों में। अब कुछ आप लोग अगर गार्डन में अपने टमाटर, बैगन जैसी सब्जियां भी बोने के शौकीन हैं तो उनके लिए खाद थोड़ी सी अलग क्वालिटी की खाद तो वही होती है, पर कुछ चीज़ों की जो एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है वो हम लोग अलग से ध्यान देते हैं कि कौन से पौधों को कौन सी खाद की ज़रूरत है। अब देखिए, इस तरह के जो पौधे होते हैं ना, तो ये आपको फल देते हैं। अब जब फल देंगे तो फल के पहले फूल भी आएंगे। अब जब पौधों में फूल आएंगे ज़्यादा तो कैसे आएंगे, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना। ज़्यादा फूल लेने के लिए पौधों में हमें पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम आप नेचुरल तरीके से दीजिए। जो भी आपका खाने पीने का मटेरियल है, सब्जियों के पौधे हैं, उसमें आप भूल कर भी केमिकल वाला पोटाश मत इस्तेमाल करिए। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपना नेचुरल तरीके से जो भी पोटेशियम हम लोग देते हैं वो दीजिए। और नेचुरल तरीके का सबसे बढ़िया जो हमारा सोर्स है वो होते हैं हमारे केले के छिलके। हम सबके घरों में केले खाए भी जाते हैं। उन छिलकों से आप अपने इन पौधों की पोटेशियम की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप फल देने वाले पौधे हैं ना, तो ढेर सारे फूलों और फलों को पाने के लिए आप इन पौधों में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी देंगे। और साथ ही साथ इनकी मिट्टी को भी कितना एसिडिक रखना ये भी आपके लिए थोड़ा सा जानना बेहद ज़रूरी है। स्लाइटली एसिडिक मिट्टी चाहिए आपकी इस बैगन के पौधे को।
और स्लाइटली एसिडिक मिट्टी ही आपके टमाटर के पौधे को भी चाहिए। कुछ पौधे आपके आसपास ऐसे होंगे, जैसे हल्दी का पौधा आपने एक बार उगा दिया तो इस पौधे को किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपकी बैगन और टमाटर की मिट्टी होगी, सेम उसी तरह की मिट्टी में हल्दी उगेगी, बस उस पौधे को खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर आपके जो इस तरह के टमाटर, बैगन, मिर्ची जैसे जो पौधे होते हैं, इन पौधों में आपको खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। खाद तो हमने दे दी, नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और अपना पोटेशियम की मात्रा को पूरा कर दिया। पर इन खादों के साथ साथ थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन पौधों को ज़रूरत होती है। कई बार आपने देखा होगा पौधों के फूल झड़ने लगते हैं, तो जनरली उस टाइम पे कैल्शियम की भी कमी हो जाती है पौधों में। जैसे टमाटर का पौधा है, इस पौधे को भी खूब सारा कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम जैसे हमारे मानव शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है ना भाई। कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, आपकी हड्डियाँ तो कमज़ोर हो जाएंगी ना आप खड़े रह पाएंगे, ना आप अच्छे से चल पाएंगे। धीरे धीरे एक दिन शरीर बेकार हो जाएगा और डॉक्टर बोलेंगे कि भाई कैल्शियम की कमी है। तो आप इसी तरह से अपने पौधों को समझिए कि पौधा अगर इसकी स्टेम्स नहीं मजबूत होंगी तो ढेर सारे फूलों और फलों का वजन कैसे ले पाएगा। पौधों की हड्डियों को मजबूत रखने के लिए इन पौधों में टाइम टू टाइम आपको कैल्शियम भी फीड कराना होता है। अब यहाँ पर जब कैल्शियम की बात हो रही है तो आपके लिए ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस तरीके से आपने पौधों में कैल्शियम दिया, क्या वो पौधे ने लिया? शायद नहीं। और पौधों में कैल्शियम देने का सही तरीका क्या है, आपको शायद बहुत कम लोगों ने बताया होगा। तो सही तरीका जानने के लिए कैल्शियम के 2 वीडियोज आपको मिलेंगे। एक जो लोग अंडा खाते हैं, जो लोग अंडे के छिलकों से बना सकते हैं, और जो लोग अंडा नहीं खाते, अंडे के छिलकों का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए एक और दूसरा वीडियो। दोनों वीडियोज आपको चैनल पे मिलेंगे। जो लोग ढूंढने में असमर्थ हैं या कोई समस्या आ रही है तो वो लोग लिंक्स मांग सकते हैं। पर एक बार कैल्शियम देने का सही तरीका देखिएगा ज़रूर। खाद तो इन सब पौधों में आप हर 15 दिन में देंगे, पर ये जो कैल्शियम है इसको भी आप कम से कम 3 महीने के अंतराल पे मिट्टी को कैल्शियम जब खिलाएंगे तो पौधा आपका इतना मजबूत बनेगा, इनकी स्टेम्स इतनी मजबूत होंगी कि ढेर सारे फूलों का, फलों का वजन ये सहन कर सकें। वरना जब स्टेम्स कमज़ोर होंगी तो आपके फूल भी झड़ेंगे, फल भी झड़ेंगे, इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी। अब एक और बहुत ज़रूरी बात जो बार बार लगातार सवाल उठते रहते हैं कि भाई मिर्ची लगाई, मिर्ची के पौधे में मिर्ची नहीं लगी, टमाटर के पौधे में टमाटर नहीं लगे और बैगन के पौधे में बैगन नहीं लगे। तो देखिए, मैंने एक बार नहीं कई बार आप लोगों को रिमाइंड कराया है कि इन पौधों में पॉलिनेशन अगर नहीं हुआ तो आपकी मेहनत 0/0। पॉलिनेशन कौन करेगा? छोटे छोटे कीट पतंगे करेंगे ना। और आप में से बहुत सारे लोग केमिकल वाला पेस्टिसाइड डाल के इनको तो बेचारों को मार डालते हैं ना। तो आप अगर सब्जियां बोने के शौकीन हैं तो आप एक काम निश्चित तौर पे करें, कुछ एक पौधे सरसों के ज़रूर बो दें। सरसों के जब फूल पीले पीले उगेंगे ना तो ढेर सारे पॉलिनेटर्स आएंगे जो आपके पॉलिनेशन को बढ़ावा देंगे और आपके पौधों में भी मन मुताबिक फल और फूल आएंगे। बस यही छोटी छोटी सी जो जानकारी जो मुझे आती है वो आपसे शेयर करी, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी निराश नहीं होंगे, आपके ज़रूर काम की होगी। आपके थोड़ी सी भी काम की हो तो आप सभी अपनों को भी जानकारी शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो लोग भी अगर इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो उनको भी एक समाधान मिले। और चैनल की घंटी नहीं बजाइए तो वो भी बजाइए, ऑल के बटन के साथ में वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और इंतज़ार करिए पाठशाला के भाग नंबर 12 का। धन्यवाद।